आज हम ये पार्ट सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के क्वेश्चन में भारत संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों का उल्लेख कीजिए, इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत का संविधान लिखित, निर्मित, व्यापक, विस्तृत, स्पष्ट रूप से सभी बिंदुओं का उल्लेख करता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को भली भांति समझा और जाना था कि राज्य सरकारों को स्वायत्तता देना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था, हम सभी को अपने अपने घर का मालिक बना देना चाहते हैं। लेकिन संविधान निर्माण एवं लागू करने के समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई जिसमें संविधान निर्माताओं के समक्ष ये बिंदु भी आ गया कि भारत का संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक भी होना चाहिए, ताकि आंतरिक असुरक्षा व बाह्य आक्रमण की स्थिति को केंद्र सरकार के द्वारा उसका सामना किया जा सके। तो आज हम भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था के उन लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो संविधान की सर्वोच्चता का प्रश्न आता है कि भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसमें स्पष्ट रूप से केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में सब्जेक्ट्स यानी विषयों को गिनाया गया है कि कौन से क्षेत्र में केंद्र सरकार काम करेगी, कौन से क्षेत्र में राज्य सरकार काम करेगी एवं कहाँ कहाँ किन विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जिसे हम सत्ता के विकेंद्रीयकरण के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि सत्ता का केंद्रीयकरण सत्ता को स्वेच्छाचारी, तानाशाही, निरंकुश तंत्र की ओर ले जाता है, ऐसा लेखकों का मानना है। इसीलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का मुख्य ध्येय रखा गया। इसके बाद दूसरा पहलू है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें पहला अंग है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका प्रथम अंग लोकसभा, द्वितीय अंग राज्यसभा, जिसे भारत की संसद के नाम से जाना जाता है। लोकसभा निम्न सदन है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन यानी जनता के द्वारा नियुक्त निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ शासन सत्ता के संचालन में, कानून के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। दूसरा सदन राज्यसभा, जो राज्यों को प्रतिनिधित्व देता है। इससे पता चलता है कि भारत में राज्य सरकारें अपने स्तर पर संवैधानिक संस्थान के रूप में काम करते हुए केंद्र सरकार से जुड़कर भी काम करती हैं। राज्यों के दायित्व का निर्वहन राज्यसभा के प्रतिनिधि करते हैं और प्रत्येक राज्य की समस्याओं का निदान यहाँ अपने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रश्न उठाकर, कानून बनाकर, संशोधन के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा, पक्ष विपक्ष के द्वारा उसका निर्वहन किया जाता है। फिर हम व्यवस्थापिका के दूसरे अंग की चर्चा करते हैं, जैसे घनिष्ठ संबंध। निम्न सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, अर्थात कार्यपालिका जो वास्तविक कार्यपालिका है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, व्यवस्थापिका में से बहुमत दल का नेता अपने दल में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिमंडल सहित सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व संसदात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप में जाने जाते हैं। फिर
नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति का जिक्र आता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय इस पद की परिचर्चा की और इससे कार्यम शक्तियाँ कौन सी सौंपी जाएं, इस पे भी परिचर्चा की। ये मुद्दे थे संविधान सभा के समक्ष। जब ब्रिटिश सरकार की संसदात्मक प्रणाली को अपना रहे थे तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम गणतंत्र यानी 26 जनवरी 1950 का जो संविधान लागू करने का प्रोसेस है उसमें गणतंत्र दिवस नाम दिया गया जनता का तंत्र, कि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उसे महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। फिर हम आते हैं न्यायपालिका पर। तीसरा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, निष्पक्षता, सर्वोच्चता, निर्णायक भूमिका निर्वहन करने वाली न्यायपालिकाएं हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, भारत देश में निचले स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है। अर्थात जनता अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, निर्णय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का सहयोग ले सकती है। सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। इस तरह से हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की चर्चा कर रहे हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ रूप है। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, ग्रामीण प्रधान राष्ट्र है। आप सभी को विदित है कि जहाँ संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं कि वो अपने मूल अधिकारों को उपभोग करते हुए स्वतंत्र, निर्भीक, निडर होकर, निश्चिंत होकर अपने जीवन को यापन करें, वहीं राज्य सरकारों को